जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के नवे प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए शायद पहले प्राइम मिनिस्टर। उनको फांसी दी गई थी, तो उनकी मौत की कहानी है। कुछ वक्त पहले मैंने आपको बेनज़ीर भुट्टो, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, उनकी कहानी सुनाई थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत के 9 साल के बाद बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी। पाकिस्तान में शुरू से ही अगर आप देखें, जब से पाकिस्तान बना है, वहाँ पे आज तक किसी भी सरकार ने या किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। और ये इतिहास आज तक चला रहा है। अब अभी इमरान खान है प्राइम मिनिस्टर, देखिए वो 5 साल पूरा कर पाते हैं कि नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कहते हैं कि जो फांसी हुई थी उसमें एक तरफ़ा पूरा फैसला था। उनको अपने बचाव में कुछ कहने के लिए मौका ही नहीं मिला था। पूरी कहानी शुरुआत से अगर, चूँकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन, कैसे, क्या, तो आज़ादी से पहले एक जूनागढ़ रियासत हुआ करती थी। और उस जूनागढ़ रियासत के दीवान जो थे वो शाहनवाज़ भुट्टो थे। बंटवारे के बाद ये शाहनवाज़ भुट्टो जो है पाकिस्तान पहुंच गए और पाकिस्तान में ही रहने लगे। तो शाहनवाज़ भुट्टो के जो तीसरा बेटा पैदा हुआ, जो सबसे छोटा, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि परिवार अच्छा, रईस परिवार, अमीर परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, तो बचपन से ही परवरिश अच्छी हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई में की थी। और मुंबई में पढ़ने के बाद, चूँकि 5 जनवरी 1928 को जन्म हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो उसके बाद शुरुआती सारी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई थी, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, बल्कि सब एक थे। और फिर बाद में पढ़ाई लिखाई के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उनके घर वालों ने जो है 1950 में यूएस भेजा। वहाँ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वहाँ से बाकायदा पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने डिग्री ली। और फिर यूएस से पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में जाकर ऑक्सफोर्ड के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से कानून की डिग्री ली। तो पॉलिटिकल साइंस और लॉ दोनों की डिग्री ली। और इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान लौटते हैं। 1953 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और वकील बनने के बाद पहले इंग्लैंड में शुरू करते हैं और फिर पाकिस्तान चले आते हैं। तब तक पाकिस्तान बन चुका था, पाकिस्तान को बने हुए 6 साल हो चुके थे। और वो वहीं कराची में जो है सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में एज ए लेक्चरर लॉ की पढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जब वो लेक्चरर थे, तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो मुलाकात होती है इस्कंदर मिर्ज़ा और अयूब खान, ये 2 बड़ी नामी शख्सियत थे पाकिस्तान की राजनीति में भी, और ऊंचा मकाम था। तो इन दोनों से मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, सब लगभग हम उम्र। आगे चलकर इस्कंदर मिर्ज़ा जो है वो 1956 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं और अयूब खान जो है वो पाकिस्तान के मेजर जनरल बनते हैं। तो इनके साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। इसी दौरान 1958 में अयूब खान जो है वो, पाकिस्तान की एक परंपरा है, सेना में हमेशा विद्रोह होता है और सेना जो है तख्ता पलटती रहती है। तो अयूब खान ने वहाँ पे सैन्य विद्रोह कर दिया 1958 में। और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी अयूब खान का साथ दिया, क्योंकि दोस्ती थी। और फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है और अब पाकिस्तान की जो सत्ता है वो मेजर जनरल अयूब खान के हाथ में आ जाती है। अब अयूब खान पाकिस्तान पे काबिज़ हो जाते हैं। अब इस तख्ता पलट में चूँकि साथ दिया था, दोस्ती भी थी, तो अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहली बार इनाम भी देते हैं और उनको अपने कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। और उनको कॉमर्स मिनिस्ट्री दी जाती है। और ये पहली बार था जब एक यूएस में पढ़ा हुआ, फिर यूके में पढ़ा हुआ और एक लेक्चरर वो राजनीति में कदम रखता है। और इस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की वजह से राजनीति में कदम रखते हैं और सीधे करीब 30 साल की उस वक्त उम्र होगी जब ये पहली बार पाकिस्तान के मंत्री बनते हैं। लेकिन अयूब खान के बाद जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, रिश्ते फिर ख़राब होते जाते हैं। उसमें कई चीज़ें थी। 1965 वॉर, फिर इंडिया के ख़िलाफ़ वॉर,
उसमें कुछ अयूब खान की पॉलिसी से वो सहमत नहीं थे। हालांकि इस दौरान में वो कई बार मंत्री बनते बनते विदेश मंत्री भी बनाए गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर इसी बीच में जब ताशकंद समझौता होता है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री अयूब खान होते हैं, कहते हैं कि उस समझौते को लेके भी कई चीज़ों से अयूब खान से नाराज़ थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और इनकी दोस्ती फिर कड़वाहट में बदल जाती है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान का साथ छोड़ देते हैं। और उसके बाद 30 नवंबर 1967 को कुछ और नेताओं के साथ मिलकर वो पीपीपी का गठन करते हैं, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाते हैं, अपनी पार्टी। और उस वक्त चूँकि पाकिस्तान में एक तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जंग हार चुका, हिंदुस्तानी सेना लाहौर तक घुस चुकी थी, वो तो अमेरिका की वजह से पीछे लौट आए। तो जंग हारना, फिर वहाँ पे लोगों में गुस्सा था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसका ये हुआ कि जब पीपी ने चुनाव लड़ा पहली बार पार्टी बनाने के बाद 1968 में, बल्कि 68 में नहीं, जब अयूब खान से अलग हो गए, और अयूब खान से अलग होने के बाद अयूब खान के ख़िलाफ़ एक तरह का गुस्सा पाकिस्तान में चल रहा था। और उसी दौरान में जब अयूब खान के ख़िलाफ़ गुस्सा चल रहा था और ये सारी चीज़ें हुई, तब जो जनरल यहिया खान थे, एक बार फिर पाकिस्तान इतिहास अपना पलटता है जिस तरीके से अयूब खान तख्ता पलट करके आए थे, तो जनरल यहिया खान अब अयूब खान का तख्ता पलट देते हैं और ख़ुद राष्ट्रपति बन जाते हैं, राष्ट्रपति की कमान संभाल लेते हैं। और इसके बाद, इसके 2 साल बाद ही 1968 में अयूब खान को हटा दिया जाता है, जनरल यहिया खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और 2 साल बाद फिर जो यहिया खान है वो पाकिस्तान में चुनाव कराते हैं, और पाकिस्तान में चुनाव आम चुनाव होता है पहली बार, और कहते हैं कि फ्री एंड फेयर चुनाव था। और उस वक्त इस चुनाव में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी पीपीपी, ये काफ़ी सीटें जीत जाती, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था उस वक्त, उसमें लगभग सारी सीटें जीत गई। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश जिसको हम कहते हैं, सब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की ज़्यादा वहाँ पे वो मशहूर थे, और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत जाती है। तो अब इस तरीके से ऐसा होता है कि पश्चिमी पे पाकिस्तान पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और इधर पूर्वी पाकिस्तान पे जो बांग्लादेश था, शेख मुजीबुर रहमान। और इसी दौरान में शेख मुजीबुर रहमान फिर बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा कर देते हैं, जिसमें बाकायदा उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। और 1978 में फिर 71 में पूर्वी जो पाकिस्तान है और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच एक युद्ध भी होता है, जिसमें फिर हिंदुस्तान हस्तक्षेप करता है और हमारी सेना जाती है, और उसके बाद बांग्लादेश का गठन होता है। ये पूरा इतिहास आप लोगों को पता ही है। तो पश्चिमी पाकिस्तान में सीट जीत के, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में हारने के बावजूद लड़ाई होती है। उसके बाद बांग्लादेश अलग मुल्क बन जाता है, तो अब पाकिस्तान अलग। तो अब जब ये युद्ध ख़त्म होता है, और इस युद्ध में चूँकि पाकिस्तान को हार मिलती है और पाकिस्तान का एक टुकड़ा हो जाता है बांग्लादेश, जिसके लिए पाकिस्तान आज भी कहता है, हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहराता है, तो यहिया खान की अब आलोचना शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का टुकड़ा हुआ था। तो यहिया खान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, और यहिया खान इसी वजह से फिर अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये बहुत कम होता है कि वहाँ पे तख्ता पलट नहीं होता। तो यहिया खान वो थे जिनको दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और अपनी जगह पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रेसिडेंट नियुक्त कर देते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पहली बार वो मंत्री बने थे, उसके बाद सीधे यहिया खान की वजह से वो पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन जाते हैं। कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान के, उसके बाद पाकिस्तान ने विकास करना शुरू किया, भारत के साथ भी रिश्ते अच्छे हुए, सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर 1973 में पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, इस्लामिक राष्ट्र। लेकिन इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने के बाद फिर भुट्टो ने प्रेसिडेंट जो उनको पोस्ट मिला था, वो इलाही, जो फजल इलाही चौधरी थे पाकिस्तान में एक नेता पीपी के, उनको प्रेसिडेंट बना दिया और ख़ुद प्रधानमंत्री बन गए। और इसके बाद 1976 में, मतलब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने लायक है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट का पोस्ट छोड़ देते हैं, फजल इलाही को बना देते हैं और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और 1976 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहला अब नाम आएगा जनरल ज़ियाउल हक को
जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की सेना का प्रमुख नियुक्त करते हैं। खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल ज़ियाउल हक को पाकिस्तान आर्मी का चीफ बनाते हैं। और यही शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जैसे ही 1976 में जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तानी आर्मी के चीफ बनते हैं और उसके कुछ महीने बाद ही पाकिस्तान के पुराने इतिहास को देखते हुए वो फिर से तख्ता पलट की कोशिश शुरू कर देते हैं और सेना का दखल बढ़ता जाता है। जनरल ज़ियाउल हक बहुत महत्वाकांक्षी थे और फिर से अब जो अभी तक ये था कि मामला ढर्रे पे आ रहा था कि अब वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के आने के बाद ये सारी चीज़ें पलट जाती हैं। और इसके बाद फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 5 जुलाई 1977 को 1977 को जनरल ज़ियाउल हक जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट देते हैं। अब एक और तख्ता पलट हो जाता है और प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दिया जाता है, तख्ता पलट हो जाता है, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है और 3 सितंबर 1977 को बाकायदा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अरेस्ट कर लिया जाता है। इल्ज़ाम ये लगता है कि उन्होंने विपक्षी नेता, जो विपक्ष के नेता थे, नवाब मोहम्मद अहमद खान, उनका कत्ल किया है। तो एक विपक्षी नेता नवाब अहमद खान के कत्ल के इल्ज़ाम में जनरल ज़ियाउल हक पहले तख्ता पलट करते हैं, उसके बाद सीधे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और गिरफ़्तार करने के बाद, ये पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा है कि आप गिरफ़्तार करने के बाद जब मुकदमा चलता है तो लोअर कोर्ट से शुरू होता है, जो अपने यहाँ जैसे जिस तरह से सिस्टम है पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम वैसे ही है। लेकिन वहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर इस कत्ल का मुकदमा और इसके इल्ज़ाम में जो गिरफ़्तार किया गया था ज़ियाउल हक को, सीधे हाई कोर्ट में इस मुकदमे की शुरुआत होती है, सीधे ऊपरी कोर्ट हाई कोर्ट से। इसके बाद 2 साल तक जनरल ज़ियाउल हक जेल में रहते हैं और जेल में रहने के दौरान कोर्ट में सुनवाई होती रहती है। 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट इस मामले में सज़ा सुनाती है और सीधे फांसी की सज़ा जनरल ज़ियाउल हक को के कहने पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और उसके बाद इसकी कोई सुनवाई नहीं, इसमें कोई कहते हैं कि कोई कानूनी मदद और कुछ मिला नहीं। और 2 साल तक ये जो मुकदमे की कार्रवाई चलती रहती है, जो कुछ वक्त पहले तक, सिर्फ 2 साल पहले तक प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो जेल में पड़े रहते हैं। और इसके बाद अचानक एक दिन खबर आती है 3 अप्रैल 1979 को कि आज ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी जानी है। ये भी बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि एक होता है कि अपील, उसके बाद ऊपर, लेकिन पाकिस्तान की अदालत ने फैसला सुनाया और सीधे मुजरिम ठहराया और कहा कि फांसी की सज़ा होगी। और उसके बाद कहा जाता है कि अब फांसी होगी। 2 अप्रैल 1989 को, 3 अप्रैल को फांसी देनी है, ये बात बहुत गिने चुने लोगों को पता था, टॉप ऑफिशियल को सिर्फ, लेकिन इसकी भनक मिल गई थी। और ये 3 जो अप्रैल है, ये एक्चुअली 3 नहीं बल्कि 3 और 4 अप्रैल की रात की बात है ये। लेकिन उससे पहले 2 अप्रैल को दिन में अचानक उससे, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे 2 साल से, तो उनकी फैमिली को भी नज़रबंद रखा गया था और वो आर्मी की कस्टडी में थे जनरल ज़ियाउल हक के कहने पर। तो 2 अप्रैल की दिन में, 2 अप्रैल 1979 को अचानक आर्मी के कुछ अफसर, जहाँ पे नज़रबंद करके रखा गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फैमिली को, वो आते हैं और जो उनकी वाइफ थी नुसरत भुट्टो और बेटी बेनज़ीर भुट्टो, इनको कहते हैं कि आपको फ़ौरन चलना है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आपकी मुलाकात होनी है। अब इस पे बाद में बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा था किताब में कि जब ये आता है कि नहीं चलना है अभी और मुलाकात करनी है, तो नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि ये मुलाकात करने का क्या मतलब है और आज ही, और ये कह रहे हैं कि आखिरी मुलाकात करनी है,
तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मैंने पलट के कहा कि मुझे भी नहीं मालूम कि इस आखिरी मुलाकात का क्या मतलब है। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो ने यह भी लिखा कि मुझे मालूम था कि इस आखिरी मुलाकात का क्या मतलब है। खैर ये दोनों उसके बाद फिर वहाँ से इनको लेके जाया जाता है और उस जेल में ले जाया जाता है जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैद थे। और ये रावलपिंडी किस जेल में थे, सेंट्रल जेल में, और वहाँ 5 फीट की दूरी पर नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 5 फीट की दूरी पर रखा जाता है और फिर उन दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है। पूछा जाता है कि कितना वक्त है, तो जेलर बताता है कि आधा घंटा है। तो इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि मेरी जहाँ तक जानकारी आखिरी मुलाकात 1 घंटे की होती है, पर उन्होंने कहा नहीं, ऊपर से ऑर्डर आधे घंटे का है। तो खैर वो आधे घंटे सारी बातचीत होती है और उसके बाद फिर इन दोनों को वहाँ से ले जाया जाता है। तो बाहर निकलने के वक्त नुसरत भुट्टो लगातार जिद कर रही थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और वो चाहती थी कि जनरल ज़िया उल हक से वो बात करें, उनकी कोई बात करा दे। तो जब वो जिद पे अड़ गई तो फिर एक अफसर ने बात कराई उनके सेक्रेटरी से बात हुई। तो उसने कहा कि क्या है, तो उसने कहा कि आप मेरे शौहर को छोड़ दीजिए, हम पॉलिटिक्स भी छोड़ देंगे, पाकिस्तान भी छोड़ देंगे, हम कहीं और चले जाएंगे, बट आप उनकी जान मत लीजिए। तो उन्होंने कहा वो जो भी कह रही हैं उसको रिटर्न में ले लो। तो कहते हैं कि ये रिटर्न में लिख के नुसरत भुट्टो ने दिया था, पर उस लेटर का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये रिटर्न में दिया। लेकिन उस लेटर का कुछ हुआ नहीं। फिर इन माँ बेटी को वापस उसी जगह पे जहाँ नज़रबंद करके रखा गया था, इनको ले जाकर रख दिया जाता है। अब इसके बाद अभी तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये नहीं मालूम था कि फांसी देनी कब है। और जब नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो आई थी तब पहली बार उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ था, क्योंकि ये कहा गया था कि ये आखिरी मुलाकात होगी आपकी। तब तक ये भी कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये हमेशा एक उम्मीद थी कि जनरल ज़िया उल हक की हिम्मत नहीं है कि वो उनको फांसी दे दे, इससे पाकिस्तान में बड़ा विरोध प्रदर्शन और सारी चीज़ें होंगी, तो और इंटरनेशनल दबाव के बाद उनको छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस वक्त एक कर्नल रफ़ीउद्दीन हुआ करते थे जिन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि भुट्टो के आखिरी 323 दिन, और चूँकि उन्होंने कई बार वो जेल में खुद गए थे तो उन्होंने भी कई बातें लिखी। तो जो उस फांसी के दिन की घटनाएं थी वो कर्नल रफ़ीउद्दीन के हवाले से, जो आर्मी के वो थे और इस जेल में भी थे रावलपिंडी के, कि 3 अप्रैल 1979 की शाम को जब ये नुसरत भुट्टो और ये लोग वहाँ से चले गए तो 4 अफसरों की एक टीम पहुँची और इसमें जेल सुपरिटेंडेंट थे यार मोहम्मद, मजिस्ट्रेट थे बशीर अहमद ख़ान, जेल डॉक्टर सगीर हुसैन शाह और सिक्योरिटी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल रफ़ीउद्दीन, जिन्होंने बाद में एक किताब लिखी है। तो ये उस जेल के इंचार्ज भी थे, कर्नल रफ़ीउद्दीन, जिन्होंने लिखा है भुट्टो के आखिरी 323 दिन। और ये जब फांसी की सारी बातें हुई तब वो उस जगह पे मौजूद थे और उन्होंने किताब में अपने जिक्र भी किया। तो ये सब पहुंचते हैं और पहली बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाते हैं कि अदालत से आपकी अपील खारिज हो गई है, और अदालत ने जो है फिर जिन्होंने रिव्यू पिटिशन दाखिल किया था वो भी खारिज कर दिया, और अदालत ने अब आपको जो है वो फांसी की सज़ा सुनाई है और आपको फांसी दिए जाने के लिए कहा गया है। कहते हैं कि जेल सुपरिटेंडेंट सुनने के, इनकी पूरी बात सुनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था। ये कर्नल रफ़ीउद्दीन ने खुद लिखा है, और उनके चेहरे पे कोई ऐसा भाव भी नहीं था। और बट उनसे इन्होंने ये पूछा कि वक्त कितना है मेरे पास, तो उन्हें कुछ वक्त उस तरीके से बताया नहीं गया था। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ घंटे हैं, आप कुछ वसीयत करना चाहते हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वसीयत भी लिखी, लेकिन फिर लिखने के बाद उसको जला दिया। तो पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या वसीयत लिखूं। तो वो वसीयत भी नहीं लिख पाए। इसके बाद कॉफ़ी और सिगार पीने के शौकीन, वो आखिरी ख्वाहिश मांगी जाती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं कि जब पता चला कि आज फांसी दी जानी है तो उन्होंने कोई ड्रग्स ली थी जिसका असर जो था वो थोड़ी सी नींद बेहोशी वाली हालत थी, और लास्ट में ये कहते हैं कि मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ, और बट ये सोने के लिए गए। उसके थोड़ी देर के बाद फिर सारे आर्मी के और वो तमाम लोग आ गए और उन्होंने कहा कि अब वक्त हो गया है, तो नींद भी पूरी लेने नहीं दी
और करीब रात 11 बजे की बात है किताब के हिसाब से, जब इन्होंने सोने के लिए कहा था, लेकिन उनको सोने भी नहीं दिया गया। और फिर करीब 1:35 पर जो मजिस्ट्रेट थे, जज, वो बाकी लोगों को, जेलर उसको लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सेल में दाखिल होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने बेड पे थे, और उसमें ये भी है कि शायद वो कुछ ड्रग्स का असर था, अब वो दिया गया था या उन्होंने खुद ली थी। तो उनको उठाया जाता है कि अब चलने का वक्त है, लेकिन वो उठते नहीं हैं। तो फिर कहा जाता पैदल चलेंगे या आपको लेकर जाया जाए, बट वो शायद उठ नहीं पाए। तो फिर स्ट्रेचर मंगाया गया, स्ट्रेचर पर लेटाया गया, और स्ट्रेचर पर लेटा कर वहाँ से करीब 400-500 कदम की दूरी पर एक फांसी घर बनाया गया था, वहाँ ले जाया गया। और वहाँ ऑलरेडी एक जल्लाद जो है वो तारा मसीह, ये लाहौर से बुलाया गया था, और ये इसके 4 पुश्तैनी फैमिली ये यही फांसी देने का काम करते थे। जैसे अपने यहाँ मेरठ के नाटा पहलवान या कल्लू जल्लाद की एक पुश्तैनी चली आ रही, तब उस ज़माने में 375 रुपये मिलते थे जल्लाद को। और ये कहते हैं कि रंजीत सिंह के ज़माने से इसकी फैमिली जो है ये फांसी देने का काम कर रही थी, तो उसी वंश का ये था तारा मसीह। तो वो उसको लेकर आए, तारा मसीह सब कुछ तैयार किया हुआ था। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वहाँ स्ट्रेचर से उतारा जाता है, और फिर कहते हैं कि कान में कहा जाता है कि अब आप फांसी घर तक आ चुके हैं, आप खड़े हो जाइए। हाथ बांध दिए जाते हैं पीछे, दोनों पैर बांध दिए जाते हैं, काला कपड़े से मुंह ढका जाता है। और ठीक 2:04 पर रात को, 3 और 4 अप्रैल की दरमियानी रात है, और ठीक 2:04 पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। करीब 35 मिनट तक लाश झूलती रहती है। लाश को उतारने के बाद फिर यही तारा मसीह कहते हैं कि लाश की थोड़ी सी मालिश करता है, क्योंकि 35 मिनट में कई चीज़ें बॉडी जो अकड़ जाती है, और तो उसको वापस उस जगह पे लाने के लिए तो उसने वो किया मालिश। और फिर डॉक्टरों ने चेक किया, उसके बाद पाकिस्तान की ही एक आर्मी का वो वहाँ से पहले तो ट्रक में और फिर नज़दीकी एयरबेस पे ले जाया गया, और बिना फैमिली को बताए हुए मतलब दफना दिया गया चुपचाप तरीके से। उसकी वजह ये भी थी कि शायद इससे पाकिस्तान की आवाम जो है वो भड़केगी, और इस तरह अगर उनकी लाश फैमिली को सुपुर्द किया जाए तो वो खामोशी के साथ दफनाया गया। और इसके बाद एक जो अफसर है फ़ौज का, वो जो है इनके कपड़े और बाकी चीज़ें लेकर उसी दिन में सुबह घर पहुंचता है, जहाँ पे ये नज़रबंद थी नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो। और वो जैसे ही थैला देता और उसमें सारे सामान थे, तो वो देख कर ये लोग समझ जाती हैं, और फिर वो रोना और वो मचना शुरू हो जाता है। और ये भी एक जगह पे एक लिखा गया है किताब में कि जब काला कपड़ा पहनाया गया और फिर उन्हें कहा गया कि अब आप फांसी के तख्ते पे हैं, तो थोड़ी सी वो खड़े हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और कहते हैं कि जब गले में फंदा कसा जा रहा था, तब आखिरी जो लाइन कही थी वो जल्लाद से कही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, और वो लाइन ये थी कि फिनिश इट। अब यहाँ तक ये पूरी मौत और फांसी की कहानी थी। फांसी देने के बाद जब 35 मिनट के बाद जब लाश उतारी गई, तो कहते हैं कि बाकायदा किताब में जिक्र है जो विटनेस होने के, ये कर्नल रफ़ीउद्दीन, कि जुल्फ़िकार अली, बाकायदा एक फ़ोटोग्राफ़र आता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कपड़े उतार कर फ़ोटो खींचता, ये देखने के लिए कि इनका ख़तना हुआ था कि नहीं। उसकी वजह ये थी कि अगर ख़तना नहीं हुआ तो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक़ ये बताएंगे लोगों को कि देखो ये इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया और ये किया, लेकिन ये खुद इस्लाम का उतना मानने वाला था नहीं, क्योंकि इतिहास ये था कि यूएस में पढ़े, यूके में पढ़े, और वो आज़ाद ख्याल, सोच, सब कुछ। तो वो एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए कि ये एक धोखा था, ये कायदे से ख़तना भी नहीं है, इसका मतलब ये पक्का मुसलमान भी नहीं। लेकिन कहते हैं कि वो जब फ़ोटो ली गई तो पता चला नहीं, ऑलरेडी ख़तना हुआ था और वो इस्लामिक रीति रिवाज से हुआ था, तो वहाँ धक्का लगा ज़ियाउल हक़ को। लेकिन बाकायदा किताब में जिक्र किया गया था कि किस तरीके से मौत की, और ये बात बेनज़ीर भुट्टो ने भी बाद में कही थी कि उनकी लाश के साथ बेहुरमती की गई थी, मतलब अपमान किया गया था। तो
फैमिली वालों को इस बात का वो था कि उन्हें लाश मतलब दफनाने तक के लिए साथ में लाश नहीं दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और इस हादसे के बाद जाहिर सी बात है जनरल ज़ियाउल हक को लेकर बहुत सारा गुस्सा था भुट्टो फैमिली में, जिस तरीके से हुआ था। और ये कहा गया था कि ये एक कत्ल है। और भुट्टो परिवार का ज़ियाउल हक को लेकर जो फिर रवैया और सोच होना चाहिए था वैसे ही था। हालांकि भुट्टो परिवार को बाद में ज़ियाउल हक से इस तरह से बदला लेने का खुल के मौका नहीं मिला, क्योंकि इस वाक़े के बाद एक प्लेन क्रैश में ज़ियाउल हक की भी मौत हो गई थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत के 9 साल के बाद करीब बेनज़ीर भुट्टो फिर से पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनती हैं और पाकिस्तान में एक बार फिर भुट्टो फैमिली का राज आता है, वापस आता है। लेकिन कहते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी की खबर सुबह पूरी दुनिया को धीरे धीरे पता चली तो सभी दंग थे, सभी सन्न थे, हिंदुस्तान समेत। क्योंकि ये था कि जेल में है, सब कुछ है, लेकिन फांसी नहीं होगी और फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन जिस खामोशी से फांसी दी गई, अचानक दी गई, और सबसे बड़ी बात यह कि फांसी देने का जो वक्त है वो पाकिस्तान में भी लगभग वही है, सुबह सुबह देते हैं जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में किसी पॉलिटिकल लीडर की, बल्कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की, ये वो फांसी थी जो 2:04 पे एक ऑड आवर में एक और टाइम पे दी गई थी। और उसकी वजह ये थी कि इससे पहले कि लोगों तक बात पहुँचे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो